हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार प्रशांत टेहलियानी जी हैं। प्रशांत टेहलियानी जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि कहाँ से शिक्षा इनकी कहाँ हुई और किस रूप में इन्होंने साहित्य की ओर अपना कदम रखा। आइए बात करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपका हमारे नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। प्रशांत जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ हुई आपकी और किस रूप में आपने साहित्य की ओर अपना पदार्पण किया। सर्वप्रथम तो मैं एसटीएन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। एक जाना पहचाना नाम कोटा के लिए। बहुत ईमानदारी से कहूँ साहब तो बहुत समय तक हमने डीटीएच लगाया ही सिर्फ इसलिए नहीं कि एसटीएन न्यूज़ और एसटीएन म्यूज़िक इस तरह के चैनल से हम वंचित रह जाएंगे। तो एक बहुत बहुत बड़ा कार्य कर रहा है एसटीएन, और इसी श्रृंखला में जो साहित्यकारों से और एक श्रृंखला आपने चलाई है, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। साहित्य क्षेत्र में मेरा पदार्पण कैसे हुआ, उससे पहले निश्चित रूप से पृष्ठभूमि क्या रही। मेरा जन्म 12 शहर में हुआ, वहीं तिलक बाल मंदिर में मेरा प्रारंभिक शिक्षा हुई। स्कूल से ही कविता और राष्ट्रभक्ति के संस्कार जड़ों में पोषित होते रहे। पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह से थी, माँ की साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि थी, पिताजी ने भी प्रोत्साहन दिया, भाइयों ने प्रोत्साहन दिया। शादी हुई तो धर्मपत्नी उन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो धीरे धीरे साहित्य का सफ़र चलता रहा। बहरहाल 12 से ही मैंने अपनी शिक्षा संपन्न की, कॉलेज भी 12 से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन 12 से की। सन 2000 में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली गया। अब यहाँ से एक मोड़ आता है। वहाँ हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, और हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते ही कब अभिरुचि साहित्य में चली गई पता ही नहीं पड़ा, और वहीं से ये बीज आया जो आज एक छोटा मोटा साहित्य का अंकुर बनकर आपके सामने है। प्रशांत जी, जब शुरुआती दौर होता है साहित्य लेखन का, तो उस समय आपके साथ जो साहित्यकार जुड़े होंगे, तो कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे उस समय? मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझसे उम्र में छोटे जी, लेकिन मंचों पे कहें या साहित्य के क्षेत्र में कहें मुझसे बड़े शुरुआती रूप से जुड़े। जैसे मेरे अनुजों से ही शुरू करता हूँ। अश्विनी जी का नाम लिया आपने, अश्विनी त्रिपाठी जी, लोकेश मदुल जी। प्रारंभ में जब मैंने लिखा और एक जिज्ञासा हुई कि नहीं मंचों की तरफ भी जाया जाए, तो सुरेंद्र यादवेंद्र जी से मैं मिला, तो 12 वाले सुरेंद्र यादवेंद्र जी से मिला, और जगदीश सोनी जी हैं। हम लोग आपस में जब भी मिलते हैं हम इसको सत्संग की संज्ञा देते हैं। हम काव्य आपस में जो अपना साझा करते हैं, तो वही मूल रूप से एक साहित्यकार के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो साहित्यकारों से, तो कुछ सीखने को मिलता है। प्रशांत जी, ये जो हाड़ौती क्षेत्र है, एक साहित्यकारों का एक गढ़ माना जा सकता है, यानी कुंभ है। तो इसमें कई साहित्यकार आपने देखे होंगे, तो उन साहित्यकारों पर किन किन का ज़्यादा आप पर प्रभाव रहा वरिष्ठ में? साहित्यकारों और वरिष्ठ साहित्यकारों का जो प्रभाव रहा, हम गद्य और पद्य दोनों की बात करें, आदरणीय दुर्गादान जी हमारा परम सौभाग्य है, मुकुटमणि राज जी, वरिष्ठ साहित्यकारों में अतुल कनक जी, इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जितेंद्र निर्मोही जी, विजय जोशी जी, जिन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो गद्य और पद्य, क्योंकि मैं कविता में भी रुचि है, कविता भी लेखन का कार्य करता हूँ, और एक अभी उपन्यास भी चल रहा है जिस पर मैं कर रहा हूँ, तो दोनों ही तरह के साहित्यकार ज़्यादातर मुझे आकर्षित करते हैं। प्रशांत जी, आपका जो किन किन विधा में आपने ज़्यादा लिखा और कितना लिख चुके हैं अभी तक? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक तौर पे मैं भी एक मीडियाकर्मी था, और एक मीडियाकर्मी की होने की हैसियत से जब मैं फील्ड में जाता था तो अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर जानकारी प्राप्त होती थी। तो शुरुआत मेरी लेखन की इन सामाजिक मुद्दों से ही हुई। कोटा के ऐसे कई सामाजिक मुद्दे, गरीबी,
भुखमरी, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि मैंने कई ऐसे सामाजिक इश्यूज़ पर भी कविताएं प्रारंभिक दौर में लिखी, जैसे HIV एड्स, स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन का मुद्दा, जो अमूमन एक मीडिया कर्मी के लिए सामने विषय आते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे लेखनी और बढ़ती गई, तो मेरा जो महत्वपूर्ण लेखन रहा, मैं जो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि मानता हूँ, USP मानता हूँ, वह रहा भारतीय आज़ादी के दौर का क्रांतिकारी लेखन। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ जब मैं भगत सिंह के बारे में लिखता हूँ, चंद्रशेखर के बारे में लिखता हूँ और ऐसे ऐसे ज्ञात एवं अज्ञात क्रांतिकारियों के बारे में लिखता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। प्रशांत जी, आपने जब पहली बार काव्य पाठ किया मंच से, वो कब किया था? प्रथम काव्य पाठ मंच से लगभग मैंने सन 2006 31 दिसंबर कैथून में मेरा प्रथम काव्य पाठ था, और वहाँ पर मैंने, मुझे अभी भी याद है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी की कविता जो शुरुआती दौर में मैंने लिखी थी वो सुनाई थी। प्रशांत जी, आपकी जो कविता है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। तेज अचानक सिहरन उठी रोम रोम में थी छाई, नेत्र पटल पर अश्रुओं की एक परत सी थी आई, रक्त संचरण रग रग में दुगना मैंने महसूस किया, ऐसा क्या था जिसने बैठे बैठे ही मायूस किया। इतिहास के पन्ने फड़फड़ पीछे पलटते जाते थे, स्मृतियों के दृश्य भी तेजी से बदलते जाते थे, विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयां चलने को बेताब हुई, कैलेंडर की तारीखों में हलचल बेहिसाब हुई, हलचल खत्म हुई, ये कैलेंडर ऐसे क्यों लटक गया, और समय ये 1919 पर आकर अटक गया, मौत की गोली मासूमों के आगे कौन ये दागे था, जलियांवाला बाग ये हत्याकांड नजर के आगे था, जलियांवाला बाग ये हत्याकांड नजर के आगे था। एक एक क्षण का वर्णन करना चाहता हूँ, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। भोर के सूरज का खुशहाली से क्यों दामन छूट गया, जीवन दाता भाग्य विधाता आज क्यों ऐसे रूठ गया, अमृतसर में गुरुओं की वाणी क्यों आज ये भारी थी, स्वर्ण कलश की तेज ये सारी अंधियारे से हारी थी, शहर की जलवायु में देखो कैसा ये पागलपन था, जलियांवाला बाग तरफ बढ़ता जाता हर पग पग था, क्या औरत क्या आदमी बच्चे कठपुतली के धागे थे, मौत खींचती जाती थी ये सारे आज अभागे थे, दीपक की लो बुझने से पहले ये तेज चमकती थी, भारत माँ के जयकारों में सिंह दहाड़ती शक्ति थी, पर किसे पता था आज का ये दिन सदा ही आंख भिगोएगा और जलियांवाला बाग ये अब चिरकाल तक रोएगा। फिर क्या होता है साहब, शहर समूचा मिनटों में ही बाग में आकर सिमट गया, समय प्रलय का टिक टिक करके और मौत के निकट गया, उधर शहर की सूनी सड़कों पे गिद्धों की फौज खड़ी, कदम ताल करते करते वो बागीचे की ओर बढ़ी, और दरिंदों ने बंदूकों से जनता को घेर लिया, मानवता की परिभाषा से गोरों ने मुंह फैल दिया, खून के प्यासे आज ये सारे नरपिशाच अंग्रेज हुए, खतरे से अनजान परिंदे परकोटे में कैद हुए, और निहत्तों की छाती पर जिसने खंजर घोंप दिया, जलियांवाला बाग को जिसने आग के आगे झोंक दिया, मुझसे पूछो तो दुनिया का सबसे बड़ा वो कायर था, श्वान सा दिखता दुष्ट भेड़िया खड़ा वो जनरल डायर था। अब साहब, एक कवि के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है इस तरह के नरसंहार को लिखना, तो मैं मेरे श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझसे जुड़ें, उन दृश्यों से जुड़ें। दृश्य विहंगम देखना है तो थोड़ा ऊपर उठ जाओ, दर्द करो महसूस वो सारा बाग में अब खुद को पाओ, करो कल्पना बंदूकें वो गोरों की तुमने झेली, खून की होली अंग्रेजों ने तुम सबसे मिलकर खेली, सीने पे बंदूक लगी है रक्त का दरिया फूटा है, गगन भेदती चीखों से ये बांध दर्द का फूटा है, और दृश्य स्पष्ट करो ये साफ करो जो धुआं है, ध्यान से देखो पास तुम्हारे एक ही गहरा कुआं है, कूदना है इस कुएं में करना पक्का अब ये मन है, 100% मौत के आगे 1% जीवन है, आंखें बंद ये कर लो अपनी घोर शांति छाएगी, चीखें सारी खून भरे कुएं में गुम हो जाएंगी, चीखें सारी खून भरे कुएं में गुम हो जाएंगी। अब अंतिम सांसें लेते लेते ऊपर नील गगन देखो, नीचे कितनी लाशें उस आकाश की आंखों से पूछो, अंत काल में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी गाओगे, पाठ साहब के अक्षर अक्षर को रोता तुम पाओगे, इस पीड़ा के संग कुएं में कुछ पल और मौजूद रहो और खुली आंख से चंद निंद्रा में लीन हुए महसूस करो। तो साहब, मैं अंतिम निष्कर्ष देना चाहता हूँ, मैं क्यों कविता सुनाने आया हूँ यहाँ पर साहब। ढलता सूरज, लाश का दरिया और खौफ की तन्हाई, जलियांवाला बाग की यादें आज न जाने क्यों आई, वर्तमान में जीने वालों को अतीत दिखलाना था, दर्द नसों में कैसे दौड़े ये महसूस कराना था, इन भावों के प्रति हमारा शून्य तभी मिट पाएगा, तब इतिहास के हर लम्हे का मूल्य पता पड़ पाएगा, तब इतिहास के हर लम्हे का मूल्य पता पड़ पाएगा, हर लम्हे का मूल्य पता पड़ पाएगा, मूल्य पता पड़ पाएगा। प्रशांत जी, बहुत अच्छी आपने ओजस्वी जो जलियांवाला बाग पे सुनाई, बहुत ही सुंदर कविता आपने। प्रशांत जी, आपने आपके साहित्य में समाज के लिए क्या संदेश दिया? जैसे आपने
क्रांतिवीरों का भी इसमें बखान किया है। इसके अलावा भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो भी विकृतियाँ हैं उसके बारे में भी आपने कुछ समाज के लिए दिया। निश्चित रूप से एक साहित्यकार जब भी अपनी लेखनी, अपनी कलम उठाता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं वो मुद्दे होते हैं। मैंने कुछ मुद्दों पर कविताएं भी लिखी हैं, जैसे बालिकाएं, बच्चियां, एसिड अटैक उन पर होता है, मैंने एसिड अटैक पर कविताएं लिखी हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मुद्दों पर कविताएं लिखी हैं, HIV एड्स पर मेरी कविता है। ऐसे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जिसमें कहीं कहीं हमारी व्यवस्था से शिकायत है, कहीं कहीं हमारे स्वयं से शिकायत है कि हम क्यों ना ही एक आदर्श नागरिक बन पाते हैं। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कविता लिखने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कोटा के रहवासी होने की हैसियत से जो हमें एक मर्म देता है वो है यहाँ के छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा। मैंने कई प्रयास किए हैं इस तरह की कविताएं लिखने के, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है, अभी कुछ 1-2 साल से तो ज़्यादातर मेरा प्रयास ही रहता है कि मैं मोटिवेशनल कविताएं लिखूं, ऐसी कविताएं जो हमारे इन बच्चों को जागृत करें, हमारी इस नई पीढ़ी को जागृत करें, और साथ ही साथ जब कविताएं आती हैं तो वो हमें स्वयं को जागृत करें। प्रशांत जी, आपने जो मोटिवेशनल कई कविताएं भी आपने लिखी, कुछ ऐसी कविता वो सुनाओ। अमूमन हमें जब मंचों पे होते हैं और हम वीरता की कविता लिखते हैं तो हमें ओज रस का कवि कहा जाता है, वीर रस का कवि कहा जाता है। साहब, मेरी दृष्टि में वीरता वही नहीं है जो युद्ध में हमारा सैनिक लड़ता है, निश्चित रूप से परम वीरता है, वीरता का एक आदर्श प्रतिमान है। लेकिन एक मकड़ी जो बार बार दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, जब वो अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचती है तो वो भी एक वीरता है। एक पंछी जो तिनका तिनका इकट्ठा करके नीड़ बनाता है, वह भी एक प्रकार की नीड़ता है। तो एक इस अदने से कवि ने नन्ही सी बूंद में भी वीरता के कुछ अक्स देखे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक नन्ही सी बूंद की कहानी बड़ी है, फर्श पर कहीं वो सयानी पड़ी है। ऊपर जो देखा एक अर्श खुला था, बादल का झुंड था उसको बुलाता, पर छोटी सी बूंद की थी ये लाचारी। जमीन पर पड़ी थी अकेली बेचारी, सोचा मैं क्यों किसी काबिल नहीं हूँ, क्यों मैं बड़ा सा वो बादल नहीं हूँ, इस बात का मुझको अनुभव नहीं है, क्या बादल को छूना संभव नहीं है, क्या बादल को छूना संभव नहीं है। सपना ये मेरा सच करना है मुझको, और इस फर्श से अर्श तक चढ़ना है मुझको। साहब, सोचता हर कोई है, लेकिन उसको करने के लिए मेहनत लगती है। तो उसने क्या किया बूंद ने, तो सूरज से उसने लड़कर दिखाया, झुलस कर उसने स्वयं को मिटाया। जैसी भी थी वो अपने आप बनी थी, छोटी सी बूंद अब भाप बनी थी। वो बढ़ती ही जाती थी हर कष्ट सहकर, वह मंजिल को देख चहकने लगी थी, पर चढ़ते चढ़ते वो पानी की बेटी प्यास के मारे तड़पने लगी थी। पर उसने जहाँ को सबक ही सिखाया, चाहा था जैसा वो करके दिखाया। अब जीत का जज्बा था, ऊंचा था मस्तक, जा ठोकी उसने बादल पर दस्तक। विजेता कहीं भी होता है राजा, बादल ने देखा और खोला दरवाजा, और हाथ बढ़ाकर वो बूंद से बोला, स्वागत है तेरा, मुझ में समा जा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम व्यक्तिगत रूप से सफल होंगे तब तक हमारी सफलता पूर्ण नहीं है। हमारी सफलता पूर्ण जब है जब वो समाज के काम है, देश के काम है। तो बादल ने देखा और खोला दरवाजा, हाथ बढ़ाकर वो बूंद से बोला, स्वागत है तेरा, मुझ में समा जा। पर इस जीत का कोई नाम नहीं था, ये सफलता कोई अंतिम मुकाम नहीं था। बादल की गोद में शेर सपाटा, ऊपर से देखा जमी का नजारा, सूखी थी धरती कृषक की उदासी, पानी नहीं था वो मिट्टी थी प्यासी। फर्ज तुझे ये निभाना ही होगा, फर्ज तुझे ये निभाना ही होगा, बूंद तुझे धरती पर आना ही होगा, बूंद तुझे धरती पर आना ही होगा। लंबा सफर तय करके धरा से बूंद अभी तो थी बादल में आई, भारी मन से बोला वो बादल, बूंद क्या गिरने के लिए ही थी तू आई। अब देखना बूंद का आत्मविश्वास। बूंद बोली, मुझको आता है बढ़ना, गिर गिर कर फिर मुझको आता है चढ़ना। धरती की जाकर मैं प्यास बुझाती हूँ, रुको यहीं पर, मैं जल्दी से आती हूँ। तो मेरा संदेश सिर्फ इतना है इस कविता के माध्यम से कि छोटी सी बातों से हारने वालों, सर को दीवारों पर मारने वालों, बिन कारण जहां में यूं ऐसा ना चीखो, उस छोटी सी बूंद से कुछ तो सीखो, उस छोटी सी बूंद से कुछ तो सीखो। प्रशांत जी, बहुत बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। प्रशांत जी, आप आज के युवाओं को आप साहित्य के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को साहित्य के रूप में मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम आज सफलता के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। यदि हम हमारे पहले की पीढ़ियों को देखें तो इतने रास्ते नहीं थे,
उससे पहले हमारी गुलाम पीढ़ी हुआ करती थी, उनका लक्ष्य सिर्फ इतना होता था कि देश आज़ाद हो जाए। लेकिन आज हम आज़ाद हैं। आज हमारे को देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पल पल हमको देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम ईमानदारी से सबसे पहले तो युवा पीढ़ी अपने करियर पर फोकस करें, और जैसा कि मैंने बूंद की कविता के माध्यम से कहा, तो आपका वो करियर जब सफलता के रूप में आपको प्राप्त हो जाए, तो न केवल आप व्यक्तिगत रूप से उस करियर का उपयोग करें अपने जीवन की खुशहाली के लिए, लेकिन ये जब राष्ट्रोपयोगी होगा और समाजोपयोगी होगा, तब जाकर हमारे युवा देश के भी काम आ पाएंगे और देश भी प्रगति करेगा और वो स्वयं भी प्रगति करेंगे। प्रशांत जी, आपका जो साहित्य का लेखन है ये अनवरत जारी रहेगा, क्या है आपका मानना? निश्चित रूप से प्रयास तो यही है जी। दिन दिन जैसे आगे आगे बढ़ता है, एक साहित्यकार भी वैसे वैसे आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से एक सीखने का दौर है, नित्य प्रति सीखेंगे। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनसे प्रोत्साहित होते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे, कलम चलती रहे। ये थे हमारे साथ साहित्यकार प्रशांत टेहलियानी जी। इन्होंने जो साहित्य की यात्रा के बारे में आपको बखूबी बताया, और साथ ही इनका साहित्य का लेखन अनवरत जारी रखेंगे ये, और समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।